अब सेक्शन 46 पे हम आते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि अरेस्ट को करते टाइम आप अनरीजनेबल रिस्ट्रेंट को नहीं करोगे। सपोज एक छोटे मोटे ऑफेंस के लिए आप अरेस्ट कर रहे हो किसी को, यहाँ पे आप इसको हथकड़ी नहीं बांधोगे, बिकॉज दैट विल बी एन अनरीजनेबल रिस्ट्रेंट। हथकड़ी आप तभी बांधोगे जब, जो हमने देखे थे ऑफेंसेस सेक्शन नंबर 41 में, आई थिंक सेक्शन 43 में, वो ऑफेंसेस में ही आप हथकड़ी को बांध सकते हो। ओके, अब ये जो लिस्ट ऑफ ऑफेंसेस हैं हैंडकफ्स वाला 43 में जो हमने पढ़ा था, जो क्लॉज 3 में हमको लिस्ट ऑफ ऑफेंसेस दिए हुए हैं, ये पहले गिवन नहीं था। पहले से कोई लिस्ट गिवन नहीं थी जहां पे आप हथकड़ी को बांध सकते हो। पहले ये प्रोविजन था ही नहीं, ये न्यू सीआरपीसी में नया ऐड हुआ। ओके, अब सेक्शन नंबर 47 पे हम आते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर रहे हो तो आपको उसको बताना पड़ेगा कि कौन से ग्राउंड्स में आपको अरेस्ट कर रहे हैं, किस रीजन की वजह से हम आपको अरेस्ट कर रहे हैं, इस चीज के बारे में आपको बताना पड़ेगा। और यहाँ पे ये भी लिखा है कि अगर आप एक बेलेबल ऑफेंस में अरेस्ट कर रहे हो, ओके, जिसमें बेल इज अ मैटर ऑफ राइट, एक बेलेबल ऑफेंस में आप अरेस्ट कर रहे हो तो आपको एक्यूज को बताना पड़ेगा दिस ऑफेंस इज अ बेलेबल ऑफेंस और आपको यहाँ पे बेल का अधिकार है। ओके, तो फिर ऑब्वियसली जो पर्सन अरेस्ट हुए हैं वो बेल का अरेंजमेंट कर सकते हैं। अब सेक्शन नंबर 48 पे हम आते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि जो भी फैमिली के मेंबर्स हैं, जो भी अरेस्ट पर्सन हुए हैं, उनके फैमिली मेंबर्स हैं, इनको आपको बताना पड़ेगा कि ये बंदा अरेस्ट हो गया है, ताकि जो मेंबर्स हैं ये बेल का अरेंजमेंट कर सके। तो ये तो हमने पहले भी पढ़ा था, दोबारा से सेम चीज यहाँ पे बोली गई है। अब जो क्लॉज 2 इसका बोलता है कि जैसे ही इस बंदे को अरेस्ट करके लेके आओगे थाने में, उसी टाइम जो पर्सन है इनको इनके राइट्स के बारे में बताया जाएगा। ओके, एंड थर्ड इसका बोलता है, इसे बोला हुआ है कि जो पुलिस ऑफिसर हैं इनको एक एक डायरी में या एक रजिस्टर में चीज मेंटेन करनी पड़ेगी कि जो अरेस्टेड पर्सन है उनके कौन से फैमिली मेंबर को इन्फॉर्म किया गया है। सपोज एक बंदा अरेस्ट होकर आया है तो यहाँ पे जो पुलिस ऑफिसर है इनको लिखना पड़ेगा रजिस्टर में कि ए के कौन से मेंबर को आपने इन्फॉर्म किए अरेस्ट के बारे में। ओके, अब क्लॉज 4 पे हम आते हैं। इसमें बोला हुआ है कि जब भी 24 घंटे के अंदर अंदर इस पर्सन को आप लेके जाओगे इन फ्रंट ऑफ द मजिस्ट्रेट, तो जो हमारे मजिस्ट्रेट हैं उनको इंश्योर करना पड़ेगा कि एक्यूज के फैमिली के जो मेंबर्स हैं इनको इन्फॉर्म किया गया या फिर नहीं किया गया। तो ये चीज़ के बारे में मजिस्ट्रेट को इंश्योर करना पड़ेगा। आगे जाके हम देखेंगे कि जो भी पर्सन अरेस्ट हो रहे हैं उनको 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है उनके सामने लेके आना पड़ेगा। ओके, अब सेक्शन 49 पे हम आते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि जब भी आप अरेस्ट कर रहे हो उन केसेस में आप बंदे की छानबीन भी कर सकते हो। सपोज ए को अरेस्ट किया जा रहा है तो ए के पास कोई भी घड़ी है या कुछ भी पैसे वगैरह पड़े हैं, इन सबको आप सीज कर सकते हो, लेकिन आप इसके जो कपड़े हैं, जो कपड़े इसने पहने हैं, ये आप सीज नहीं कर सकते हो। ओके, इसमें एक और चीज लिखी हुई है कि अगर एक फीमेल पर्सन की आप सर्च कर रहे हो, उस केस में ये जो काम है एक वुमेन पुलिस ऑफिसर ही कर सकती है। ओके, अब आपको एक चीज याद रखनी है कि सेक्शन नंबर 49 जो है ये उन केसेस में अप्लाई नहीं होगा जो कि बेलेबल ऑफेंस है एंड जहां पे एक्यूज रेडी हो चुका है बेल फर्निश करने के लिए, यानी जो बेल का अमाउंट है वो एक्यूज पे करने के लिए रेडी है। यहाँ पे सेक्शन 49 का आप एप्लीकेशन नहीं करोगे, इस बंदे की आप सर्च और सीजर नहीं करोगे।
ओके, अब सेक्शन नंबर 50 पे हम आते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई भी ऑफेंसिव वेपन, कोई गोली वगैरह या लाठी वगैरह या आपको एक्यूज के पास से मिलती है, ओके, या किसी भी पर्सन को जिसको अरेस्ट करने के लिए जा रहे हो, इसके पास से कोई भी वेपन मिलता है डेंजरस, इसको आप सीज कर सकते हो एंड कोर्ट के सामने आप पेश कर दोगे। ओके, अब सेक्शन नंबर 51 पे हम आते हैं। इसमें बोला हुआ है कि अगर एक पुलिस ऑफिसर रिक्वेस्ट करते हैं एग्जामिनेशन करने के लिए, सपोज एक बंदा है, इसने सपोज मर्डर का ऑफेंस कमिट किया है या फिर रेप का ऑफेंस कमिट किया, ओके, हम मर्डर का समझ लेते हैं, इन्हें सपोज मर्डर का ऑफेंस कमिट किया है एंड पुलिस ऑफिसर इस बंदे का मेडिकल एग्जामिनेशन कराना चाहते हैं, बिकॉज पुलिस ऑफिसर को लगता है कि अगर एग्जामिनेशन होगा इसकी वजह से काफी सारे एविडेंसेस हमको मिल सकते हैं। तो सेक्शन नंबर 51 में पुलिस के पास राइट है इस बंदे का एग्जामिनेशन कराने का, मेडिकल एग्जामिनेशन करवाने का। ओके, एंड जो एग्जामिनेशन है ये करवाने के लिए पुलिस ऑफिसर्स जो हैं रीजनेबल फोर्स को यूज कर सकते हैं, यानी कि ए को ये इसके ऊपर एक फोर्स को यूज कर सकते हैं ताकि एग्जामिनेशन अपना करवा ले। अब इसका जो क्लॉज 2 है वही सिंपल सी बात बोलता है कि अगर एक वुमेन का आप ऐसा एग्जामिनेशन करवा रहे हो तो ये सिर्फ एक फीमेल मेडिकल प्रैक्टिशनर ही कर सकती है। सपोज एक फीमेल डॉक्टर है, वही इस पर्सन का एग्जामिनेशन कर सकती है, या फिर इस फीमेल डॉक्टर की प्रेजेंस में, इनकी सुपरविजन में एग्जामिनेशन हो रहा है, ये भी आप कर सकते हो। अब जो क्लॉज 3 है वो सिंपल सी बात बोलता है कि जैसे ही जो एग्जामिनेशन की रिपोर्ट है ये बन जाएगी, आपको ये रिपोर्ट देनी है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को। तो जिस पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोला है इस केस में, उनको आप ये रिपोर्ट दे दोगे। अब सेक्शन नंबर 52 पे हम आते हैं। इसमें बोला हुआ है कि अगर एक पर्सन ने रेप कमिट किया है या उसके ऊपर रेप कमिट करने का चार्ज लगा हुआ है, एक्यूजेशन लगा हुआ है, यहाँ पे जो है आप इस पर्सन का एग्जामिनेशन कराओगे, जो हमारे एक्यूज्ड हैं यहाँ पे उनका आप एग्जामिनेशन कराओगे एज पर सेक्शन नंबर 52। ओके, अब जो क्लॉज 2 है इसका, इसमें लिखा हुआ है कि जो भी हमारे मेडिकल एग्जामिनेशन हम करवा रहे हैं यहाँ पे, उसमें एक रिपोर्ट बनेगी। जो भी डॉक्टर होंगे वो रिपोर्ट बनाएंगे एंड ये सारी चीज़ें वो उस रिपोर्ट में लिखेंगे। तो जो एक्यूज का नाम है, उसका जो एज है, उसके बॉडी में कोई इंजरी मार्क्स हैं यहाँ पर नहीं है, ये सारी चीज़ें आप इस रिपोर्ट में लिखोगे। एंड इसमें लिखा हुआ है कि जो ये रिपोर्ट है, यू विल सबमिट दिस रिपोर्ट टू अ मैजिस्ट्रेट। अब सेक्शन नंबर 51 में जो रिपोर्ट सबमिशन हो रहा था वो आप कर रहे थे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को, बट यहाँ पे जो रिपोर्ट सबमिट हो रही है वो होगी मैजिस्ट्रेट को। ओके, अब सेक्शन नंबर 53 पे हम आते हैं। इसमें बोला हुआ है कि जिस पर्सन को आप अरेस्ट कर रहे हो उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए। अब यहाँ पे जो एग्जामिनेशन हो रहा है वो एक्यूज के बेनिफिट के लिए हो रहा है, बिकॉज सपोज एक पर्सन है, इसको आप अरेस्ट करके लेके आ रहे हो, अब इसके बॉडी में कौन से इंजरी मार्क्स हैं, ये सब चीज़ें रिकॉर्ड हो जाएंगी। अगर आगे जाके दोबारा से इसका एग्जामिनेशन होता है तो उस टाइम पे चीज़ हेल्पफुल होगी। ओके, सपोज जब इसको लेके आ रहे थे तब इसके बॉडी में कोई इंजरी मार्क्स नहीं थे, एग्जामिनेशन के दौरान ये चीज़ हमको मिला था कि कोई इसके बॉडी में मार्क्स नहीं है। अब बाद में जब सेकेंड टाइम इसका 10 डेज के बाद, सपोज 10 दिन के बाद इसका दोबारा से जो एग्जामिनेशन होता है उसमें इंजरी मार्क्स निकल जाते हैं। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि कस्टडी के दौरान इस पर्सन के खिलाफ वायलेंस कमिट हुआ था, ऐसा हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि सेक्शन 53 का जो एग्जामिनेशन है ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है फॉर द एक्यूज्ड, ताकि इसके साथ कस्टडी में वायलेंस ना हो, इसलिए सेक्शन 53 हमारा बनाया गया।
अब सेक्शन नंबर 54 पे हम आते हैं। इसमें बात करी हुई है टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पीरियड के बारे में। अब इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन ए है, इन्होंने एक ऑफेंस कमिट की है और ये ऑफेंस कमिट करते करते इनको दो लोगों ने देख लिया। अब ये अभी कस्टडी में है पुलिस के। यहाँ पे इसका टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पीरियड किया जा सकता है। इन विटनेसेस को बुलाया जाएगा एंड जो एक्यूज्ड है इनको आप मिक्स कर दोगे 8-10 लोगों के बीच एंड फिर विटनेसेस को बोलेंगे कि आप बताओ इनमें से कोई एक्यूज्ड है या फिर नहीं है। अगर विटनेसेस ने सही तरीके से इस एक्यूज को पहचान लिया तो हम बोल सकते हैं कि विटनेसेस ने एक्चुअली में देखा था एक्यूज को क्राइम करते हुए, बिकॉज इन्होंने एक्यूज को पहचान लिया भीड़ में भी। तो ये जो पूरा प्रोसेस है एक्यूज को पहचानने का, इसको हम बोलते हैं टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पीरियड। ओके, तो इस चीज़ के लिए आप एक्यूज को बोल सकते हो, पुलिस ऑफिसर बोल सकते हैं कि हम आपको अब लेके जा रहे हैं टीआईपी करवाने के लिए, तो एक्यूज का आप टीआईपी भी करवा सकते हो। एंड ये जो पूरा प्रोसेस है ये इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही होगा, यानी जब इन्वेस्टिगेशन चल रही है तभी आप एक्यूज का टीआईपी करवा सकते हो। ट्रायल के दौरान ये आप नहीं करवा सकते हो। अब जिसका प्रोवाइजो है इसमें बोला हुआ है कि अगर जो हमारे विटनेसेस हैं जो एक्यूज को पहचानने के लिए आ रहे हैं ये डिसेबल्ड है, मेंटली या फिर फिजिकली ये डिसेबल्ड हैं, तो इस केस में जो हमारा टीआईपी हो रहा है ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में ही होना चाहिए। एंड जो पूरा प्रोसेस है इसको आप रिकॉर्ड भी करोगे। ओके, अब नॉर्मली जो प्रैक्टिकल चीज़ है वो ये है कि हर टीआईपी मजिस्ट्रेट के सामने ही होता है। ओके, जो हमारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं उनके सामने ही हर टाइप ऑफ टीआईपी होता है, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली सेक्शन 54 में ये चीज़ नहीं लिखी हुई है। अब सेक्शन नंबर 55 पे हम आते हैं। इसमें बोला हुआ है कि अगर एक सुपीरियर पुलिस ऑफिसर एक जूनियर को बोलते हैं अरेस्ट करने के लिए, ओके, तो यहाँ पे जो जूनियर है इनको आपको सारी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी अरेस्ट की, कि किसको अरेस्ट करना है, क्यों अरेस्ट करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप इस जूनियर पुलिस ऑफिसर को दोगे। अब सेक्शन नंबर 56 पे हम आते हैं। इसमें बोला हुआ है कि अगर आप किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर रहे हो तो उसकी हेल्थ की जो गारंटी है वो कस्टडी वाले पर्सन की होगी। सपोज एक को आप अरेस्ट कर रहे हो एंड उसको आप जेल में बंद कर रहे हो, तो जो जेल में हमारे जेलर मौजूद होंगे, जेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी एक्यूज की हेल्थ और सेफ्टी की और उसको ध्यान रखने के लिए। ओके, तो ये हमारा सेक्शन नंबर 56 बोलता है। अब सेक्शन 57 पे हम आते हैं। इसमें बोला हुआ है कि जैसे ही आप एक पर्सन को अरेस्ट करोगे उस दौरान डिले करे बगैर आप इस पर्सन को जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने मौजूद करोगे। सपोज एक आपने अरेस्ट किए है तो विदाउट अननेसेसरी डिले करे बगैर इसको आप मजिस्ट्रेट के सामने पेश करो। अब सेक्शन 58 में हम देखेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको इस बंदे को मौजूद करना है। 24 आवर्स के अंदर अंदर इस पर्सन को आपको मजिस्ट्रेट के सामने लेके जाना है। लेकिन सेक्शन नंबर 57 की ये रेलेवेंस है कि अगर इन्वेस्टिगेशन पहले खत्म हो रही है, सपोज 8 आवर्स के अंदर अंदर ही इन्वेस्टिगेशन खत्म हो रही है, तो 8 आवर्स के अंदर अंदर ही आपको इस पर्सन को मौजूद करना पड़ेगा मजिस्ट्रेट के सामने। 24 घंटे खत्म होने का वेट आप नहीं करोगे, पहले ही आप इसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दोगे, बिकॉज यहाँ पे लिखा है विदाउट अननेसेसरी डिले। अगर आपने वारंट के बगैर अरेस्ट किए है तो विदाउट अननेसेसरी डिले आपको उसको पेश करना पड़ेगा इन फ्रंट ऑफ अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अब सेक्शन नंबर 58 पे हम आते हैं। इसमें बोला हुआ है कि एक जो एक्यूज है हमारे, उनको अरेस्ट करने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ लिखी हुई है कि जो जर्नी का टाइम है ये आप एक्सक्लूड कर दोगे। सपोज एक को आप अरेस्ट कर रहे हो, ओके, एंड एक को आप अरेस्ट करके सपोज यूपी से दिल्ली लेके आ रहे हो। अभी जो पूरी जर्नी है
इसमें 1 घंटा लग गया, ओके, एंड 1 घंटा यहाँ लग गया, एंड 24 घंटे इसको कस्टडी में रखा है। अब इसके बाद 1 घंटा और लग जाता है इस पर्सन को दिल्ली से जो कोर्ट है वहां पे लेके जाने के लिए। तो 1 घंटा लाने में लग गया एंड 1 घंटा ले जाने में लग गया, एंड 24 घंटे इसको कस्टडी में रखा है। यहाँ पे आप ये नहीं बोल सकते हो कि पुलिस ऑफिसर ने कोई गलत काम किया है, बिकॉज सेक्शन 5080 बोलता है कि जो जर्नी का टाइम है ये आप एक्सक्लूड कर दोगे। जो कस्टडी का टाइम है वो 24 घंटे होना चाहिए, एंड जर्नी का टाइम हम यहाँ पे जो है इंक्लूड नहीं करेंगे। अब सेक्शन नंबर 59 पे हम आते हैं। इसमें बोला हुआ है कि अगर सपोज एक एसएचओ है, एसएचओ जो है अपने जो एरिया है उसमें जो भी क्राइम कमिट हो रहे हैं इसकी इंफॉर्मेशन एरिया के जो डीएम है उनको आप दोगे, ओके। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है ताकि जो डीएम है उनको इंफॉर्मेशन मिल जाए कि उस एरिया में क्राइम रेट क्या है, ओके, कौन इसमें एक्यूज थे एंड उनको बेल मिली या फिर नहीं मिली है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी डीएम को। और अगर सपोज डीएम बोलते हैं कि आप मुझको मत दो, इन्फॉर्मेशन आप ये एसडीएम को दे दो, तो एसडीएम को आपको ये इन्फॉर्मेशन सबमिट करनी पड़ेगी। तो अरेस्ट और बेल की इंफॉर्मेशन हमको 59 में देनी पड़ेगी। अब सेक्शन नंबर 60 पे हम आते हैं। इसमें बोला हुआ है कि एक पर्सन को आप कौन से ग्राउंड्स के ऊपर रिलीज कर सकते हो, यानी कि कौन से ग्राउंड्स पे आप इसको छोड़ सकते हो एक्यूज्ड को। तो बस एक बंदा है, इसको आप अरेस्ट करके लेके आ जाते हो। अब यहाँ पे इसको छोड़ोगे कौन से ग्राउंड्स पे। फर्स्ट इसमें लिखा है ऑन हिज ओन बॉन्ड, यानी आप इस बंदे से एक बॉन्ड भरवा लोगे जिसमें ये चीज़ लिखेगा कि मैं दोबारा से क्राइम कमिट नहीं करूँगा। ये चीज़ भी लिखेगा ये कि बाहर जाके मैं जो एविडेंसेस हैं उनको नहीं मिटाऊंगा। ये सारी चीज़ें उसको एक बॉन्ड में चीज़ लिखेगा, एंड इस बॉन्ड के ऊपर इसको आप छोड़ सकते हो। या फिर बेल के ऊपर भी आप इसको छोड़ सकते हो। एक बेल आप इसको ग्रांट करवा दो, पुलिस ऑफिसर भी ये बेल दे सकते हैं, एंड जो हमारे कोर्ट्स हैं ये भी बेल दे सकते हैं। बेलेबल ऑफेंसेस में पुलिस ऑफिसर ही बेल को दे देते हैं, एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में जो बेल है ये हमारे मजिस्ट्रेट दे सकते हैं। थर्ड इसमें लिखा हुआ है ऑन ए स्पेशल ऑर्डर ऑफ ए मजिस्ट्रेट। सपोज मजिस्ट्रेट को लगता है कि इस बंदे को अरेस्ट नहीं करना चाहिए, तो रिलीज ऑर्डर वो उसके दे सकते हैं। यहाँ बेल की बात नहीं हुई है, रिलीज ऑर्डर यहाँ पे मजिस्ट्रेट दे सकते हैं। अब सेक्शन नंबर 61 पे हम आते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि एक पर्सन अगर कस्टडी से भाग जाता है, ओके, कस्टडी से वो भाग जाता है, तो जो भी उस कस्टडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, सपोज एक बंदा है ये तिहाड़ जेल से या कोई भी XYZ जेल से भाग जाता है, तो जो भी उस जेल के जेलर होंगे वो जो है इस पर्सन को इंडिया के किसी भी कोने से अरेस्ट कर सकते हैं। तो चाहे जयपुर में जाके मिलता है तो जयपुर में भी जो हमारे जेलर हैं उसको अरेस्ट कर सकते हैं, ओके। एंड इसके बाद इसका सर्च एंड सीजर भी कर सकते हैं। जो भी इसके पास वेपन्स मिलेंगे इसके बॉडी के ऊपर से, कोई भी आर्टिकल मिलेगा वो भी वो सीज कर सकते हैं। अब सेक्शन नंबर 62 पे हम आते हैं। इसमें बोला हुआ है कि कोई भी अगर आप अरेस्ट करना चाहते हो तो आपको न्यू CRPC के जो प्रोविजंस हैं इनको मानना पड़ेगा। जो भी यहाँ पे सेफ गार्ड्स हमें गिवन है वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप अरेस्ट को कर सकते हो, ओके। अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 6 के ऊपर। यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि अगर आपको एक एक्यूज्ड को या फिर आपको एक विटनेस को बुलाना है तो कौन से मेथड्स हैं आपके पास बुलाने के लिए। तो उसका स्टार्ट हम करते हैं समन्स से। सेक्शन नंबर 63 जो है इसमें बोला हुआ है क्या समन्स भेज के किसी भी एक्यूज्ड या फिर विटनेस को कोर्ट में बुला सकते हो। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो हमारे समन्स हैं ये डुप्लीकेट में इशू होंगे, यानी एक बार में 2 समन्स आप निकालोगे, उसमें से एक कॉपी आप जो पर्सन है, सपोज एक्यूज को आप कोर्ट में बुला रहे हो तो एक कॉपी आप एक्यूज को दे दोगे, एंड एक कॉपी
दोबारा से कोर्ट में आप लेके आ जाओगे। ओके, तो एक समन्स की 2 कॉपीज निकलती हैं। अब इसमें आप देख रहे हो जो हमारे न्यू सीआरपीसी है, इसमें लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी आप समन्स को भेज सकते हो। तो ये नया एडिशन हुआ है, पहले इसके बारे में कोई बात होती नहीं थी। ओके, तो मे बी आप ईमेल के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू भी आप समन्स को भेज सकते हो। अब सेक्शन नंबर 64 पे हम आते हैं। इसमें बोला हुआ है कि समन्स आप पुलिस ऑफिसर के थ्रू भी भिजवा सकते हो, या फिर एक कोर्ट के ऑफिसर के थ्रू भी आप समन्स को भिजवा सकते हो। ओके, अब जो इसका क्लॉज 2 है, इसमें बोला हुआ है कि कोशिश यही होनी चाहिए कि जिस भी पर्सन को आप कोर्ट में समन कर रहे हो, इसको आप पर्सनली जाके समन्स डिलीवर करो। तो पहले आपको यही चीज़ की कोशिश करनी चाहिए। ओके, इसमें ये चीज़ बोली हुई है कि एक समन्स की कॉपी तो आप इस बंदे को दे दोगे, एंड एक जो समन्स की कॉपी है इसके बैक साइड पे आप साइन करवा लोगे, जो पर्सन को आप समन्स दे रहे हो उससे साइन करवा लोगे, एंड ये कॉपी आप कोर्ट में आके डिलीवर कर दोगे, ताकि कोर्ट को विश्वास हो जाए कि हाँ समन्स जो है वो डिलीवर हो चुके हैं। ओके, अब इसमें एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि समन्स के ऊपर कोर्ट का सील भी लगता है। तो कोर्ट का जो स्टैंप है, स्टैंप भी आप समन्स के ऊपर लगाओगे। अब सेक्शन नंबर 65 पे हम आते हैं। इसमें बोला हुआ है कि अगर आपको एक कंपनी को समन करना है, तो कंपनी के जो डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी या कोई अदर ऑफिसर है कंपनी के, उनको आप समन्स को लेटर के थ्रू भी भिजवा सकते हो। तो लेटर भेज के भी आप इन लोगों को, डायरेक्टर वगैरह को आप लेटर भेजोगे तो मैं ही मानेंगे कि समन्स कंपनी को रिसीव हो चुके हैं। जो क्लॉज 2 है इसका, ये बोलता है कि अगर आप किसी फर्म को समन्स भेजना चाहते हो, किसी भी फर्म को आपको समन्स भेजने हैं, तो उसके जो पार्टनर है सब फर्म के, जो फर्म के पार्टनर हैं, उनको भी समन्स भेज दोगे तो हम यही मानेंगे कि फर्म्स को समन्स रिसीव हो गया। ओके, अब सेक्शन नंबर 66 के ऊपर हम आते हैं। इसमें बोला हुआ है कि अगर जिस बंदे को आपको समन्स भेजने हैं ये बंदा नहीं मिल रहा, तो यहाँ पे उस बंदे की फैमिली के कोई भी एडल्ट मेंबर को आप समन्स दे दोगे। ओके, अब पुरानी सीआरपीसी में यहाँ पे होता था एडल्ट मेल मेंबर, यानी किसी एडल्ट मेल मेंबर को ही आप समन्स दे सकते थे उसकी फैमिली के, बट यहाँ पे ये चीज़ हटा दी है, एंड नाउ किसी भी एडल्ट मेंबर को आप ये समन्स की कॉपी दे दोगे, बिकॉज ये बंदा जिसको भेजना है हमको समन्स, ये नहीं मिल रहा है। अब इसकी जो एक्सप्लेनेशन है इसमें सिंपल सी बात बोली हुई है कि एक सर्वेंट को आप फैमिली का मेंबर नहीं मानोगे। तो ये वैसे भी अंडरस्टूड था, बट यहाँ पे दिया हुआ है। अब सेक्शन नंबर 67 के ऊपर हम आते हैं। इसमें बोला हुआ है कि अगर कोई भी पर्सन जो है ये नहीं मिल रहा है, उसके मेंबर्स भी नहीं मिल रहे फैमिली के, यहाँ पे समन्स की कॉपी आप इसे घर के बाहर चिपका दोगे। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड इसको कोर्ट ये भी मान सकती है कि समन्स अब ड्यूली सर्व हो चुके हैं। जो कॉपी आपने घर के बाहर चिपका दी है, कोर्ट यहाँ पे मान सकती है कि समन्स आर ड्यूली सर्व्ड, या फिर कोर्ट एक फ्रेश समन भी इस केस में भेज सकती है, दोबारा से वो समन्स यहाँ पे भेज सकती है। तो कोर्ट के डिस्क्रिप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। अब सेक्शन नंबर 68 के ऊपर हम आते हैं। इसमें बोला हुआ है कि अगर आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट को, सरकारी नौकर को समन्स भेजना चाहते हो, उस केस में आप जो उस गवर्नमेंट सर्वेंट के हेड हैं उनको आप समन्स भेजोगे, एंड जो हेड हैं ये लाके समन्स गवर्नमेंट सर्वेंट को दे देंगे। सपोज ए को आपको समन्स भेजने हैं, ए को आपको समन्स भेजने हैं, जो कि एक जूनियर ऑफिसर है गवर्नमेंट का, रेलवेज में एक सपोज जूनियर ऑफिसर है। अब ए को आपको समन्स भेजने हैं, तो आप ए के जो हेड हैं यानी बी, इनको आप समन्स भेजोगे, एंड बी जाके फिर आगे समन्स की कॉपी ए को दे देंगे। ओके,
अब सेक्शन नंबर 69 के ऊपर हम आते हैं। इसमें बोला हुआ है कि अगर आपको अपनी जुरिस्डिक्शन के बाहर समन्स भिजवाने हैं, सपोज ए पीतमपुरा के मजिस्ट्रेट है और इनको समन्स भिजवाने हैं मुंबई में, तो समन्स जाएंगे मुंबई के मजिस्ट्रेट को एंड फिर वो समन्स का अपने ऑफिसर्स के थ्रू भिजवा देंगे वो। ओके, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अब सेक्शन नंबर 70 पे हम आते हैं। इसमें बोला हुआ है कि अगर आप सपोज वही दिल्ली वाला एग्जांपल, ए जो है हमारे दिल्ली के मजिस्ट्रेट हैं और उन्होंने समन्स की कॉपी भिजवाई है मुंबई के मजिस्ट्रेट को जो कि बी है। अब बी अपने ऑफिसर्स के थ्रू समन्स भिजवा देते हैं। ओके, समन्स डिलीवर भी हो जाते हैं। अब यहाँ पे बी क्या करेंगे, बी समन्स की जो कॉपी है जिसमें जो सपोज सी को आपने समन्स भेजे हैं, अब सी को बी ने समन्स भिजवा दिए हैं और सी ने साइन भी कर दिए हैं समन्स की डुप्लीकेट कॉपी के पीछे। अब बी क्या करेंगे, इस कॉपी को और साथ में एक एफिडेविट को ए के पास भिजवा देंगे। तो दो चीजें यहाँ पे बी भिजवाएंगे, समन्स की कॉपी एंड साथ में एक एफिडेविट कि हाँ ये समन्स ड्यूली सर्व हो चुके हैं। ये दोनों चीजें आप ए को भिजवा दोगे जो कि दिल्ली में मजिस्ट्रेट है। ओके, एंड जो एफिडेविट है ये एडमिसिबल होगा एज एविडेंस। तो यहाँ पे जो मुंबई के मजिस्ट्रेट हैं उनको पर्सनली आके दिल्ली में आने की जरूरत नहीं है, उन्हें उनका एफिडेविट प्लस समन्स भिजवा देंगे वो एंड दैट विल बी सफिशिएंट। ऑब्वियसली यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनिक वे से आप समन्स का जो कॉपी और एफिडेविट है ये भिजवा सकते हो। अब सेक्शन नंबर 71 में एक चीज बोली हुई है कि अगर आप पोस्टल मेथड से लेटर के थ्रू समन्स भिजवा रहे हो तो साथ साथ में साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रॉनिक वे में भी आप समन्स भिजवा सकते हो। तो ऐसा भी हो सकता है कि बाय पोस्ट आप समन्स भिजवा रहे हो एंड साथ साथ में व्हाट्सएप के थ्रू भी आपने समन्स भिजवा दिया। दिस इज पॉसिबल। ओके, अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 72 के ऊपर एंड यहाँ से हमारा वारंट ऑफ अरेस्ट के बारे में बात स्टार्ट हो जाती है। अब सपोज आप एक एक्यूज्ड को कोर्ट में बुला रहे हो एंड जो एक्यूज्ड हैं ये कोर्ट में नहीं आ रहे हैं, समन्स भेज के कोर्ट में नहीं आ रहे हैं। अब आपके पास जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि इस बंदे के खिलाफ अरेस्ट वारंट आप इशू करो। ओके, एंड अगर ये रिफ्यूज करता है अभी भी आने के लिए तो अरेस्ट करके आप इसको कोर्ट में लेके आओ। तो ये होता है वारंट ऑफ अरेस्ट का स्टेज। और 72 इसका बोलता है कि जो वारंट ऑफ अरेस्ट है ये राइटिंग में होगा एंड इसके ऊपर जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं ये अपने साइन भी करेंगे एंड कोर्ट की स्टैंप भी लगाएंगे, कोर्ट की जो सील होती है ये भी लगाएंगे। अब सेम चीज हमारी समन्स में भी थी, समन्स भी राइटिंग में होते हैं एंड उसके ऊपर भी कोर्ट के साइन और सील होती है। लेकिन वहां पे हमने देखा था कि समन्स हमेशा डुप्लीकेट में बनते हैं, यानी एक बार में आप 2 कॉपीज निकालते हो समन्स की। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा है, वारंट एक सिंगल कॉपी आप उसकी निकाल सकते हो। ओके, जो सा क्लॉज 2 है इसमें बोला हुआ है कि वारंट तब तक फोर्स में रहेगा जब तक वो कोर्ट के द्वारा कैंसिल नहीं कर दिया जाता या फिर उसको आप जब तक एग्जीक्यूट नहीं कर लेते। ओके, यानी आप सपोज ए के खिलाफ वारंट निकला है, जब तक आप ए का जो अरेस्ट करके आप उसको कोर्ट में लेके नहीं आते हो तब तक वारंट जो है वो फोर्स में रहेगा, या फिर जब तक कोर्ट उसको कैंसिल नहीं कर देता है तब तक वो फोर्स में रहेगा।